हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियो स्कूल। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेट के बारे में। तो एक बार फिर से उसको रिफ़्रेश कर लें। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मतलब जितने फोर्स से अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रहा है वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाएगा। दैट इज़ वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास, इनटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, मतलब जितने एक्सेलरेशन से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है वो उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाएगा। ठीक है, तो हमने जी की वैल्यू देखी थी जो पूरी अर्थ में हर जगह कांस्टेंट रहती है, विच इज़ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी के साथ हमने यूनिट्स देखे थे, एसआई यूनिट और यूएस यूनिट। वेट की एसआई यूनिट देखी तो न्यूटन थी, मास की केजी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वैसे ही अगर यूएस यूनिट देखी तो हमारे पास वेट की यूनिट थी पाउंड, मास की यूनिट थी स्लग और जी की यूनिट थी फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फिर हमें जो कन्फ्यूजन आया था वो कन्फ्यूजन ये था कि जब हम घर पे वेट करते हैं जब हम मशीन पे हमारा वेट करते हैं तो हम सपोज़ अगर इस लेडी को देखें तो उसने अपना वेट किया और उसका वेट दिखा 50 kg। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। हम कह रहे हैं वेट, ठीक है, हम कह रहे हैं वेट और यूनिट लगा रहे हैं केजी की, जबकि हमने अभी देखा कि वेट की यूनिट होती है न्यूटन और मास की यूनिट होती है केजी, पर हम वेट के साथ केजी की यूनिट लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन एवरीडे लाइफ में हमें होता है। ठीक है, तो उसी कन्फ्यूजन को आज हम क्लियर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, तो सबसे पहले हम वेट वर्सेस मास देख लेंगे कि दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो वेट अभी हमने देखा कि वो ग्रेविटी है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब ग्रेविटी लगती है वो उसका वेट कहलाता है, मतलब वेट एक फोर्स है। ये हमने लास्ट के सारी वीडियोस में पढ़ा है और समझा है। ठीक है, कि वेट एक फोर्स है। ओके, पर मास अगर हम देखें तो वो क्वांटिटी ऑफ मैटर कहलाता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी पदार्थ हैं उनका भार जो होता है उसे मास कहते हैं। सपोज ये बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर होता है मसल, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं बोन्स, हमारी बॉडी के अंदर वाटर होता है, ये सब का भी कुछ भार होता होगा बॉडी के अंदर जो है। तो हम लोग कहते हैं ना ये इंसान मोटा है, ये इंसान पतला है। मोटे इंसान में फैट का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए वो मोटा है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हमारी बॉडी को बनाती हैं, बोन, मसल, वाटर, ब्लड, जो फैट है, ये सब चीज़ें जो हमारी बॉडी को बनाती है, इन सब के क्वांटिटी को हम मास कहते हैं। ठीक है, मतलब मास को फोर्स से कुछ लेना देना ही नहीं है, जबकि वेट को ग्रेविटी से लेना देना है। ठीक है, तो वेट एक फोर्स है जबकि मास हमारी बॉडी जिन पदार्थों से बना है उसका क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब देखें तो वेट इंक्रीज और डिक्रीज विद द लोअर और हायर ग्रेविटी while the mass of an object is same everywhere. ओके, सो आप इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो इस इंसान का जो वेट है वो अर्थ पे है 623 न्यूटन। ठीक है, अब वो मून पे गया तो उसका वेट कम होके 103 न्यूटन हो गया। फिर वो जुपिटर पे गया तो उसका वेट बढ़ गया। फिर वो सन पे गया तो उसका वेट और बढ़ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे इस इंसान का वेट बढ़ या कम रहा है, और उसका रीज़न क्या है? ग्रेविटी। अगर हम मून और अर्थ की ग्रेविटी को कंपेयर करें तो मून की ग्रेविटी अर्थ से कम है, इसलिए उस इंसान का वेट जो है ना वो मून पे कम हो गया, जबकि जुपिटर और सन की ग्रेविटी अर्थ से ज़्यादा है, इसलिए उसका मास उन दो प्लैनेट पे बढ़ गया। तो जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना उस इंसान का वेट होगा। ठीक है, मतलब ग्रेविटी के ऊपर वेट का रिलेशन है, जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा वहाँ पे वेट ज़्यादा, जहाँ पे ग्रेविटी कम वहाँ पे वेट कम। पर जबकि मास को हम देखें तो इस एग्जांपल में हर जगह पे अर्थ हो या मून हो या जुपिटर हो या सन हो, इस इंसान का मास एक ही है, 63.5 kg, 63.5 kg, 63.5 kg, 63.5 kg। उसका मास कहीं पे भी जाओ सब जगह पे सेम ही है, मतलब मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एवरीवेयर, को कभी बदलता नहीं है। इसको याद रखने के लिए आप देख सकते हैं कि मास की स्पेलिंग में अगर आप देखें तो आता है माँ। ठीक है, तो हमारी माँ जो होती है वो हर टाइम हमें उतना ही प्यार करती है, चाहे हम कुछ भी करें, जो भी गलतियाँ करें, कोई भी बुरा काम करे, पर माँ हमेशा हमें सेम इक्वल प्यार करती है और हमारा उतनी ही चिंता करती है। वैसे ही होता है मास हर जगह, हर टाइम, हर
पॉइंट पे पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा। ठीक है, आप इसको समझिए। ठीक है, अगर आप ऐसा कहो कि आप अर्थ पे आपने अपना मास लिया और आपका मास आया 63.5 kg, फिर 2-3 महीने आपने बहुत फैटी फूड खाया, बहुत खाना खाया, और फिर आप चले गए मून पे, तो आपने वहाँ पे देखा कि आपका मास बढ़ गया। फिर आप बोलोगे कि वहाँ पे तो मास बढ़ गया, तो मास तो कांस्टेंट नहीं रहा। पर ये सिचुएशन गलत है। मास कांस्टेंट मतलब जब किसी इंसान का आपने मास लिया और उस इंसान को वैसे ही उसी तरीके से बिना कोई चेंज किया अपने मून पे या किसी और जगह पे यूनिवर्स में भेज दिया, तो उसका मास उतना का उतना ही रहेगा, जबकि उसका वेट बदल जाएगा। उसका इस चीज़ का कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि वो अगर वो मून पे चला गया और उसने अपना एक हाथ काट लिया तो उसका मास वहाँ पे उतना ही रहेगा। ऑब्वियसली उसका मास कम हो जाएगा, उसके हाथ के मसल का जो भार था वो निकल जाएगा उसकी बॉडी से, उसका मास कम हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि कंडीशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ही उस इंसान का मास पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट कहलाएगा, जबकि उसका वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करके हर जगह पे जाके बदलेगा। ठीक है, ओके। सो अब ये देखें तो वेट कैन नेवर बी जीरो, वेट कैन बी जीरो इफ नो ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट एंड मास कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि वेट जो इंसान का है ना वो ज़ीरो हो सकता है। आप नॉर्मली भी देखिए, आप साइंस फिक्शन मूवीज़ देखते हैं टीवी में, तो वहाँ पे आपको देखते हैं कि कैसे वो एस्ट्रोनॉट जो है स्पेस में ऐसे ऐसे मतलब हवा में ऐसे तैर रहा हो, ऐसा लगता है, मतलब वो वेटलेस हो जाता है, उसका वेट ज़ीरो हो जाता है। आप इस एग्जांपल में देख लीजिए, अर्थ पे इसका वेट इस ऑब्जेक्ट का है 98 न्यूटन, फिर वो मून पे गया तो उसका वेट कम हो गया क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम है 16 न्यूटन। अब वो किसी प्लैनेट पे ही नहीं है, वो ऐसी स्पेस में घूम रहा है, कहीं पे भी घूम रहा है, तो उसका वेट हो जाएगा 0 न्यूटन, मतलब उस पर कोई ग्रेविटी की फोर्स लग ही नहीं रही है। आप ऐसे ही स्पेस में घूमोगे बिना किसी प्लैनेट पे लैंड किए बिना, तो आप पे कोई ग्रेविटी लगेगी ही नहीं। जब तक वो किसी प्लैनेट की ग्रेविटी के अंडर नहीं आएगा उस पर वेट नहीं आएगा, इसलिए वेट उसका 0 न्यूटन है। पर जबकि आप अगर इस ऑब्जेक्ट का मास देखो तो वो 10 kg अर्थ पे है, मून पे भी उस पर 10 kg है, और वो स्पेस में घूमेगा तो भी उसकी 10 kg ही रहेगी। मतलब उसके अंदर का पदार्थ कभी कम या ज़्यादा नहीं होने वाला जब तक आप खुद ना करो। ठीक है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस तो मास हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा और वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। हमारे अंदर हमेशा बोन, मसल, वाटर, ब्लड तो हमेशा रहने ही वाला, हमारा मास कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, कभी भी वो ज़ीरो नहीं होगा, वरना तो हम हवा बन जाएंगे। ठीक है, तो मास कैन नेवर बी ज़ीरो बट वेट कैन बी ज़ीरो। जब उस पर कोई ग्रेविटी की फोर्स नहीं लगेगी तो उसका वेट ज़ीरो होगा। ठीक है, अब हम देखें तो वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सो हमने लास्ट वीडियोस में देखा है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे वेक्टर कहते हैं, और स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ठीक है, अब वेट मतलब हमने देखा वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया न्यूटन में और उसकी फोर्स हो गई टूवर्ड्स द अर्थ। जितना भी वेट, जितनी भी ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह अर्थ के सेंटर की तरफ लगती है, मतलब उन सब का डायरेक्शन है। जबकि मास का कोई डायरेक्शन ही नहीं है, हम लोगों का मास का थोड़ी डायरेक्शन होगा, हमारे जो अंदर के पदार्थ है उनको कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है जो कि होता है kg। ठीक है, सो मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी जबकि वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब मास और वेट को मेजर कैसे करते हैं, तो वेट इज़ मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। एक स्प्रिंग बैलेंस मतलब एक स्प्रिंग लगी होती है उसके अंदर और उसके ऊपर आप ऐसे वेट लटका दो तो एक कोई ऑब्जेक्ट लटका दो तो वो स्प्रिंग कम ऊपर या नीचे जाएगा, तो वो स्प्रिंग कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया उसको मेजर करके वो हमें वेट बताता है। ठीक है, जबकि मास हमें एक बैलेंस, बीम बैलेंस पे बताते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का मास हमें फाइंड करना है उसको एक साइड रख देंगे और दूसरे साइड हम ऐसे ऑब्जेक्ट को रखेंगे जिसका मास हमें ऑलरेडी पता है, फिर हम उस दोनों को कंपेयर करोगे। आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो कि जब आप लोग सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाला क्या करता है, एक पैन में 1 kg का वो मेटल का रख देता है और दूसरे पैन में आपकी 1 kg की सब्जी को तोलता है कि इतना, फिर इन दोनों को इक्वल करता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट रख देंगे जिसका मास हमें पहले से पता है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दूसरे ऑब्जेक्ट का मास पता करेंगे। ठीक है, जबकि वेट में स्प्रिंग बैलेंस यूज होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं वेइंग स्केल जो हम लोग नॉर्मली हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो वेट मेजर करता है। ठीक है, ओके। अब वेट की यूनिट हमने देखी तो न्यूटन है और मास की यूनिट हमने देखी तो ग्राम्स एंड किलोग्राम्स है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया वेट वर्सेस मास का। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम आती है ये कि जब हम वेट मशीन पे वेट करते हैं तो वो वेट है पर वो केजी में क्यों दिखाता है। ठीक है, वो केजी में क्यों दिखाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारे पास सर आइजैक न्यूटन थे वो उन्होंने सबसे पहले वेट और मास को
फाइंड किया, ठीक है। वेट और मास का रिलेशन उन्होंने सबसे पहले फाइंड किया। जब उन्होंने फाइंड नहीं किया था उससे पहले लोगों के लिए वेट और मास दोनों एक ही हुआ करते थे। उनको पता ही नहीं था कि वेट अलग चीज़ होती है, मास अलग चीज़ होती है। वो दोनों को एक ही चीज़ समझते थे और साथ में उनको मास जैसा वर्ड तो उनके पास था भी नहीं, वो सबको वेट ही बोलते थे, ठीक है। और वो सबको एक ही यूनिट देते थे जो थी केजी। पहले के टाइम में एक ही यूनिट यूज़ करते थे सब लोग, जो थी केजी। फिर सर आइजैक न्यूटन आए, उन्होंने अपना फोर्स का लॉ बनाया, F=ma। फिर उन्होंने वेट फोर्स के थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड किया। फिर उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट के साथ कंपेयर किया। इसलिए अभी हम देखते हैं कि वेट की यूनिट है न्यूटन, जो उन्होंने अपने नाम पे दी खुद, क्योंकि उन्होंने फाइंड की थी, ठीक है। पर अभी भी हम लोग उसी चीज़ को यूज़ करते हैं, हम वही समझते हैं कि वेट और मास दोनों सेम ही है, दोनों अलग है ही नहीं, और दोनों को हम केजी ही यूज़ करते हैं, दोनों की यूनिट हम केजी ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पुराने टाइम से चली आ रही है। एकदम से किसी ने आके न्यू इन्वेंशन कर दी तो उसको एक्सेप्ट करना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल भी हो गया। इसलिए वो लोगों ने कहा कि छोड़ो, क्या करना, वेट और मास दोनों को एक ही ले लेते हैं और उनको केजी ही समझते हैं। और एक और चीज़, जब हम लोग ने देखा कि सपोज़ हम यहाँ पे एक इंसान को खड़ा किया, उसने अपना वेट मेजर किया इस मशीन पे। तो सपोज़ हम मान लेते हैं कि ये मशीन हमको वेट दिखाती है। तो वेट की फॉर्मूला क्या थी, W=mg, ठीक है। वेट की फॉर्मूला थी W=mg, ठीक है। अब उस इंसान ने इस मशीन पे अपना वेट किया तो उसका वेट कुछ आया 50 kg, ठीक है, 50 kg आया। अब उसको लगता है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, तो उसको अपना वेट कम करना है, उसको ये वेट W को कम करना है, ठीक है। अब उसको कम करने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो इस M को कम करे या तो वो इस G को कम करे। अब G तो हमने देख लिया कि G तो कांस्टेंट है पूरी अर्थ में, आप उसको कम तो कर नहीं सकते, उसको बढ़ा भी नहीं सकते। तो उसको कम किसको करना पड़ेगा, इस M को, जो M क्या है हमारे पास, मास। तो उसको इस M को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें लेना देना किस क्वांटिटी से है, इस M से लेना देना है। हमें ये G से और इस W से कुछ लेना देना ही नहीं। हमें क्या लेना देना कि हम पे कितना फोर्स लग रहा है, हमें तो इससे लेना देना है कि हमारी बॉडी में कितना पदार्थ है, हम कितने मोटे हैं या कितने पतले हैं। अगर आप सब्जी में मार्केट पे कुछ एप्पल वैप्पल लेने जाओगे तो आपको उससे कुछ मतलब है कि उस एप्पल पे कितना फोर्स लग रहा है, उस एप्पल पे कितना वेट लग रहा है, नहीं। आपको सिर्फ इतना मतलब है कि 1 किलो एप्पल दे दो भाई, 1 किलो मास का हमें एप्पल चाहिए, हमें कुछ लेना देना ही नहीं कि उस पर कितना G लग रहा है, कि वो कितना वेट है, ठीक है। तो हम इस कन्फ्यूजन को कम करने के लिए ये जो मशीन हम जो एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं ना, वो एक प्रिंसिपल पे चलती है, ठीक है। अब सपोज इंसान जब इस मशीन पे ऐसे खड़ा हो जाता है ना, तो इस मशीन के अंदर है ना स्प्रिंग होता है एक, ठीक है। तो जब वो इस मशीन पे खड़ा होता है तो ये स्प्रिंग है ना ऐसे प्रेस हो जाएगा, ये स्प्रिंग दब जाता है, ठीक है। तो जब ये स्प्रिंग दबता है ना तो इसकी लेंथ कम हो जाती है, ठीक है। और स्प्रिंग दबने का कारण क्या है, एक तो उस इंसान का मास, मतलब उस इंसान में कितना बोन है, कितना मसल है, कितना पानी है, कितना वाटर है, कितना फैट है। अगर मोटा इंसान होगा तो ज़्यादा स्प्रिंग दबेगा, पतला इंसान होगा तो कम स्प्रिंग दबेगा। और दूसरा उसको दबाने का रीज़न है ग्रेविटी तो हमेशा बॉडी पर लगनी है, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ स्प्रिंग को धक्का मारेगी, तो दो वजह से ये स्प्रिंग दबती है, ठीक है। तो जब ये स्प्रिंग दबी तो उस पर क्या लग रहा है, फोर्स, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग दबी है उसको ये मशीन मेजर करती है, जो कि है फोर्स, और जो कि है आखिरी में ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करती है, और हमने अभी देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट। तो ये जो मशीन है ना, ये मेजर वेट को करती है, पर हमें आंसर दिखाती है केजी में, क्योंकि हमको तो पहले से आदत है कि वेट और मास चाहे कुछ भी हो, हमें तो केजी का यूनिट ही यूज़ करना आता है, हमें ये नया न्यूटन का यूनिट तो पता ही नहीं है, और ये फालतू में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि अब कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो तो वो क्या करते हैं कि ये मशीन मेजर तो वेट करता है पर दिखाता है वो हमें केजी में। कैसे कि मशीन के अंदर है ना एक सेटिंग की होती है मशीन बनाने वालों ने टाइम, कि देखो ये हमारे पास ये है W=mg, ठीक है। अब इंसान इसके ऊपर खड़ा हुआ, स्प्रिंग दब गई, उस स्प्रिंग में जितना फोर्स लगा वो इस मशीन ने ले लिया जो एज अ W। अब हमारे पास W मिल गया, पर हमको चाहिए M जो कि केजी में है। तो हम क्या करेंगे, W/G, जो हमारा नॉर्मल मैथ्स है, तो हमें मिल जाएगा M, ठीक है। तो G हमारे पास पता है हमें कितना होता है, 9.8 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जितनी फोर्स से ये स्प्रिंग दबता है ना, उसको ये मशीन अपने आप G से डिवाइड करके हमें M दिखाती है स्क्रीन के ऊपर, जो होती है केजीज में, ठीक है। तो वो हमें वेट
को जी से डिवाइड करके हमें हमारा अप्रॉक्स मास दिखा देती है मशीन, ठीक है। पर इस मशीन का प्रिंसिपल क्या है वर्क करने का, वेट वाला, स्प्रिंग पे जो दबाव आता है उससे वो मेजर करती है, ठीक है। इसलिए इस मशीन को वेइंग स्केल कहते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि मशीन मेजर तो वेट कर रही है पर उसे कन्वर्ट करके स्क्रीन के ऊपर उसको मास के रूप में दिखाती है, जो होता है केजी में। हमें पता है मास की यूनिट तो केजी में होती है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा वेट केजी में है, क्योंकि मशीन मेजर तो वेट ही कर रही है पर दिखा उसको केजी में रही है। इस तरह से हम, इसलिए ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक है। और अब जब तो इस जो वेट में जो केजी की यूनिट यूज़ होती है ना, अभी हमने देखा, उसको केजीएफ भी कहते हैं, ठीक है। सो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। मतलब अगर सपोज मैंने मशीन पे पैर रखा, मशीन ने मेरा वेट मापा मतलब वो स्प्रिंग वाला सब प्रिंसिपल वर्क हुआ, उसके बाद मशीन के ऊपर जो वो कांटा घूम के गया 30 kg पे, ठीक है, उसको हम 30 kg को हम 30 kgf भी बोलेंगे। 30 kgf क्यों, मतलब क्योंकि प्रिंसिपल कौन सा यूज़ हो रहा है इसमें, फोर्स का प्रिंसिपल है, तो F फॉर फोर्स और F फॉर kgf में F, ठीक है। तो 30 kg को 30 kgf भी कहेंगे क्योंकि फोर्स का प्रिंसिपल यूज़ करके वो हमें हमारा मास kg में दिखा रहा है, ठीक है। और अब इसी को अगर न्यूटन के यूनिट में दिखाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इंटू 9.8 कर देना है। मशीन उसको 9.8 से डिवाइड कर रही है, इसलिए हमें केजी में दिखा रहा है। तो अगर आपको न्यूटन में देखना है तो आपको मशीन का काम उल्टा करना है, मतलब उसको इंटू 9.8 करना है, तो आपको आपका आंसर न्यूटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मशीन दिखाती हमें केजी में मास है, हमारा मास दिखाती है, पर वो प्रिंसिपल यूज़ करती है वेट का। मतलब उसमें स्प्रिंग के ऊपर जो हमारा फोर्स लग रहा है जब हम उस पर खड़े होते हैं, वो प्रिंसिपल यूज़ करके उसको डिवाइडेड बाय 9.8 करके उसको हमें मास में दिखाती है। अब यही मशीन लेके अगर आप मून पे जाओगे ना, तो आपको आपका जो वेट है वो अलग दिखेगा, क्योंकि मशीन में जो पहले से जो सेटिंग की होती है वो तो 9.8 की सेटिंग की होती है, और अगर मून पे जाओगे तो वहाँ पे तो ये ग्रेविटी की वैल्यू बदल जाएगी, तो मशीन को तो पता नहीं चलेगा, तो मशीन आपको वहाँ पे अपने हिसाब से वेट दिखाएगी। तब वो 9.8 की जगह दूसरा डिवाइडेड बाय करेगी, दूसरा ग्रेविटी को डिवाइड करेगी जो मून की ग्रेविटी होगी, और आपको आपका यहाँ पे जो मशीन पे ये जो वैल्यू है वो अलग दिखेगी। इसलिए मशीन दिखा हमको वेट रही है यहाँ पे, पर वो केजीज में दिखा रही है। ओके, सो ये हमारा इसका कंक्लूजन था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।